अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है। लेकिन क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इतना पावरफुल है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ़्तार कर सके? और अगर पावरफुल है तो उसे गिरफ़्तार करने जाएगा कौन? क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम तो दुनिया के टॉप डिफेंस सिस्टम में से एक है और अरेस्ट वारंट तो उसके डिफेंस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी है। तो मसला तो ज़रा पेचीदा हो गया। तो चलिए जानते हैं कि आईसीसी ने और किन लोगों के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट के लिए एप्लीकेशन दी है और आईसीसी का अरेस्ट वारंट काम कैसे करता है। लेट्स गो। मई 2024 को आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान ने दुनिया के सामने आकर ये बताया कि उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर गालांट और इसी तरह हमास के 3 बड़े लीडर मोहम्मद दैफ, यहया सिनवार और हमास के चीफ इस्माइल हनिया, इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिया है। करीम खान ने वजाहत करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर गालांट मुतअद्दिद जंगी जराइम के इल्ज़ामात के ज़िम्मेदार हैं, जैसा कि गाज़ा के लोगों को जंग के नाम पे भूखे प्यासे रखना और मारना, गाज़ा के लोगों पर जानबूझकर हमला करना और इसके अलावा और बहुत सारे इनह्यूमन एक्ट्स शामिल हैं। इसी तरह हमास के लीडर्स को अगवा, कत्ल और रेप जैसे इल्ज़ामात का ज़िम्मेदार ठहराया गया है। करीम खान के एप्लीकेशन के बाद हमास और इजराइल दोनों ने आईसीसी के इस एक्शन को कंडम किया। नेतन्याहू ने कहा कि करीम खान बहुत पुराना यहूदी मुखालिफ है और इसी वजह से उसने इजराइल को हमास जैसे आतंकी ग्रुप के साथ खड़ा कर दिया है, जबकि हमास का कहना था कि इजराइल जैसे कत्लेआम करने वाले लोगों के साथ हमें खड़ा करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और दूसरे लोगों के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट के लिए एप्लीकेशन दी गई है और उस एप्लीकेशन में जो एविडेंस दिया गया है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि उसमें एविडेंस के तौर पर उस बमबारी में ज़िंदा बचने वाले लोगों के इंटरव्यूज़ और बहुत सारे चश्मदीद गवाह, इसी तरह ऑथेंटिक वीडियोज़, फ़ोटोज़, ऑडियोज़ और सैटेलाइट इमेजेस, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके उस एप्लीकेशन में एविडेंस के तौर पे जमा किया गया है। अब देखना ये होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन एविडेंस के बेस पर क्या फ़ैसला लेता है। लेकिन दरअसल बात यह है कि अगर आईसीसी इन एविडेंस को कंसीडर करते हुए इन लोगों के ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट इशू कर भी देता है तो आपको क्या लगता है कि दूसरे दिन इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और मेरा इस तरह कहने की वजह है ये 2 लोग। पहला है उमर अल बशीर, जो सूडान का फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुका है। 2009 में इसके खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया था और तब से लेकर आज तक उमर अल बशीर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और अभी भी वो आज़ाद घूम रहा है। इसी तरह दूसरा नाम है उगांडा का जोसेफ कोनी, जो लॉर्ड्स रेसिस्टेंट आर्मी का लीडर था और उसके खिलाफ भी वॉर क्राइम्स के लिए, जेनोसाइड के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2005 में अरेस्ट वारंट इशू किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक वो भी आज़ाद घूम रहा है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर इस अरेस्ट वारंट का क्या मतलब है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट काम कैसे करता है। देखिए, किसी के ख़िलाफ़ भी अरेस्ट वारंट इशू करने से पहले उसके 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज नंबर 1, इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस कलेक्शन। सबसे पहले आईसीसी का जो प्रोसिक्यूटर होता है, अगर उसे लगता है कि दिस पर्टिकुलर मैन इज़ कमिटिंग क्राइम और हैज़ कमिटेड सम क्राइम्स, तो वो एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है। उसमें वो एविडेंस को कलेक्ट करता है, इंटरव्यूज़ लेता है, स्टेटमेंट्स लेता है, ऑडियोज़, फोटोज़, वीडियोज़, सैटेलाइट इमेजेस, इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करके उसे एप्लीकेशन के एविडेंस के तौर पर जमा करता है। स्टेज नंबर 2, सबमिशन टू प्री ट्रायल। जब आईसीसी का प्रोसिक्यूटर तमाम एविडेंस को कलेक्ट कर लेता है, उसको गैदर कर लेता है, तो अरेस्ट वारंट के लिए वो आईसीसी के प्री ट्रायल चैम्बर को एप्लीकेशन सबमिट करता है। स्टेज नंबर 3, जुडिशियल रिव्यू। प्रोसिक्यूटर की तरफ से जब एविडेंस दे दिया जाता है, एप्लीकेशन दे दिया जाता है, तो फिर जो जुडिशियल टीम होती है, जो जजेस होते हैं, वो उन एविडेंस को, उन दिए गए सबूतों को बड़े गौर से, बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं और वो चेक करते हैं
کہ کیا دیے گئے ثبوت میں ایویڈنس میں اتنا دم ہے کہ اس کی بنیاد پہ کسی کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو کیا جائے، اور اگر وہ اس بات پہ کنونسڈ ہو جاتے ہیں تو آتا ہے اسٹیج نمبر 4، ایشوئنس آف وارنٹ۔ جب انہیں اطمینان ہو جاتا ہے، جب وہ ایویڈنس پہ کنونسڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ پرٹیکولر آدمی کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیتے ہیں، اور جب آئی سی سی کے ججز اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیتے ہیں تو آئی سی سی کے جتنے بھی ممبر کنٹریز ہیں ان تمام کنٹریز تک وہ اریسٹ وارنٹ بھیج دیا جاتا ہے، اور ان تمام کنٹریز کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جس کے خلاف یہ اریسٹ وارنٹ ایشو کیا گیا ہے، اگر یہ آدمی آپ کے ملک میں پایا گیا تو اسے اریسٹ کر کے اسے آئی سی سی کے حوالے کریں۔ لیکن اس کے بعد بھی اسرائیلی پرائم منسٹر کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل آئی سی سی کا ممبر کنٹری ہے ہی نہیں۔ جی آپ نے صحیح سنا، اسرائیل آئی سی سی کا ممبر کنٹری نہیں ہے۔ اب ضرور رکیے، ابھی تک آپ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو جتنا سمجھا ہے اس کے بعد کا سینیریو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کریم خان کے دیے گئے ایویڈنس سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے ججز مطمئن ہو جاتے ہیں، کنونسڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کے خلاف، ڈیفنس منسٹر گالانٹ اور حماس کے جو 3 لیڈرز ہیں ان تمام کے خلاف اگر وہ اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی آئی سی سی کے ممبر کنٹریز میں ٹریول نہیں کر سکتا، اور اگر ان میں سے کوئی بھی آئی سی سی کے ممبر کنٹریز میں پایا گیا تو اس کنٹری کے لیے ضروری ہوگا کہ اسے گرفتار کر کے آئی سی سی کے حوالے کر دے۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حماس کے جو لیڈر ہیں اسماعیل ہنیہ، یہ آلریڈی قطر میں رہ رہے ہیں، اور قطر آئی سی سی کا ممبر کنٹری ہے، تو جب آئی سی سی کی طرف سے ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو کیا جائے گا تو اس میں قطر کون سا قدم اٹھائے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی۔ ویسے یہ جو امیج دیکھ رہے ہیں اس میں جتنی بھی گرین کنٹریز ہیں وہ آئی سی سی کے ممبر کنٹریز ہیں، اور اس میں جو بالکل ریڈ ہے وہ آئی سی سی کے ممبر کنٹریز نہیں ہیں، اس میں سے ہمارا انڈیا بھی ہے۔ جی، ہمارا انڈیا آئی سی سی کا ممبر کنٹری نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اگر آپ نے یہاں تک دیکھا ہے تو آئی سی سی کے بارے میں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔